क्योंकि आज हम एक नया वीडियो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक फिजिक्स, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो नीट एस्पिरेंट्स हैं और जो जेईई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे पास जेईई और नीट के 30 टॉपिक्स हैं। हमारे पास 30 टॉपिक्स हैं, तो हम हर टॉपिक के 30 क्वेश्चंस और 30 न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। न्यूमेरिकल हमें सिर्फ करना नहीं है, हमें उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो सेशन, न्यूमेरिक फिजिक्स। दिस इज द पार्ट 1 in which we will discuss about units and dimensions. Okay, so मात्रक और विमाएं, यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के आगे है। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आपको बताने हैं, प्रतिबल की विमाएं आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में हैं, m1 l2t -2, m1 l3t -2, m1 l0t -2, m1 l-1t -2। तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप इसको 30 सेकंड्स में ट्राई कीजिए। 30 सेकंड्स तो मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। डायमेंशंस बताने हैं स्ट्रेस के, प्रतिबल की विमाएं बतानी है आपको। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेस होता क्या है वो बताइए। व्हाट इज स्ट्रेस? सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। सो सिग्मा क्या होता है? स्ट्रेस होता है हमारा प्रतिबल होता है, बल यूनिट एरिया में, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल को, ये जो आपका लोड होता है जो कि एक यूनिट एरिया में लगता है, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज स्ट्रेस। एंड हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। ये आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी में, ठीक है। प्रत्यास्थता हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना आए। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज द हुक्स लॉ, ये हुक का नियम है। तो स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अब इसकी आपको विमाएं बतानी है। तो देखिए फोर्स की क्या होती है, व्हाट इज फोर्स, what are the dimensions of force? The force is m1 l1t -2 and divided by area, area is l2। अब आप इसमें से आंसर बता सकते हैं, l2 को ऊपर भेज दीजिए तो क्या आएगा, m1 l1 l -2 t -2। तो -2 और 1 कितना बन गया, l -1 t -2। तो m1 l -1 t -2 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल का। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ये हुक का नियम है, ये हुक्स लॉ है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में है डायमेंशंस ऑफ। ओके, यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको माइंड मत करना, यहाँ पर लिखना आएगा। ओके, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताने हैं, विद्युतीय फ्लक्स की विमाएं आपको बतानी है। तो बताइए जल्दी से। इसके लिए आपको टाइम दे देते हैं, चलो ठीक है 30 सेकंड्स पूरे दे देते हैं। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर बताना है आपको इसका आंसर। विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल नहीं, ये तो थ्योरी है। ओके, न्यूमेरिकल तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए, ये तो थ्योरी चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन आपको बताने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस यानी कि विद्युतीय रेखाएं जो होती हैं, वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी विद्युत रेखाएं पास हो रही हैं, द इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक यूनिट यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, उनको हम कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, which is represented by phi. So phi is equals to
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर. This is the formula for phi. Phi is equals to electric field vector divided by the scalar product of electric field vector and area vector. So विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का जो अदिश गुणनफल है वो क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है. तो ये फॉर्मूला होता है और हम इसको कैसे लिखते हैं? Phi is equals to EA cos theta. कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस एक यूनिट एरिया से निकलती हैं, इस क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं. फॉर्मूला होता है phi is equals to EA cos theta. देखो cos theta तो डायमेंशनलेस है, cos theta तो डायमेंशनलेस है, तो उसकी डायमेंशन से हमें कुछ करना नहीं है. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी विद्युत क्षेत्र के और एरिया के डायमेंशन सबको पता होते हैं. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया? इट इज L स्क्वायर. L स्क्वायर मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ओके, सो phi is equals to EA हम सिर्फ इतना ले लेते हैं. सपोज कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा को हम 0 डिग्री मान लेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, phi इज इक्वल टू EA आ जाएगा. हमें phi के डायमेंशंस पता करने विद्युतीय फ्लक्स के यानी कि डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे इसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं. ओके, इट इज कॉल्ड विद्युत फ्लक्स इन हिंदी. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है हिंदी में. तो phi इज इक्वल टू EA. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस आप बता दीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स इन अ यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस क्या बनते हैं? m1 l1 t-2. फोर्स के डायमेंशंस ये होते हैं m1 l1 t-2. कूलम्ब, दिस इज द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज q इज इक्वल्स टू it होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम. ओके, तो करंट को हम लिखते हैं A1. A1 is the dimension of electric current. Okay, टाइम के क्या होते हैं? T1. तो यहाँ लिख दीजिए Q की जगह लिख दीजिए A1 T1. तो क्या हम यहाँ सिर्फ डायमेंशंस की बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशंस की बात कर रहे हैं. तो F के डायमेंशंस m1 l1 t-2, Q के डायमेंशंस A1 T1. अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, ऊपर ले जाइए तो इसके डायमेंशंस आ जाते हैं m1 l1 t. देखो 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और A1 ऊपर जाएगा तो A माइनस का हो जाएगा. तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस m1 l1 t-3 A-1. ये किसके डायमेंशंस हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि विद्युत क्षेत्र के डायमेंशन है. हमें तो फ्लक्स के निकालने हैं, तो फ्लक्स के निकालना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहा. यहां पर रख दीजिए इसकी डायमेंशन, इसकी जगह ये वैल्यू रख दीजिए पूरी, इस E की जगह ये वैल्यू, तो m1 l1 t-3 A-1. ये मैंने रखी ब्रैकेट में. एरिया के डायमेंशंस होते हैं L स्क्वायर. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए. देखिए m1 एज इट इज रहेगा, l1 और l2 क्या बन गया? l3, t-3 एज इट इज, A-1 एज इट इज. तो ये क्या आ गया? यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? m1 l3 t-3 A-1. सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. ओके, m1 l3 t-3 A-1. phi is equals to EA. E के डायमेंशंस कितने होते हैं? दिस इज द, ये E के डायमेंशन है. ओके, ये E के डायमेंशन है. हमने यहाँ से ये जो वैल्यू है वो यहाँ रख दी. देखो E की जगह m1 l1 t-3 A-1 और एरिया के डायमेंशंस L स्क्वायर. इसको पूरा कैलकुलेट किया, L स्क्वायर और l1 l3 बन गया. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैच कर गया. ओके, अच्छा न्यूमेरिकल था. न्यूमेरिकल तो ये थ्योरी की है. डायमेंशंस आप सभी को पता होंगे निकालते कैसे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की. अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से डायमेंशंस निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में है. न्यूमेरिकल नंबर 3, डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन में म्यू नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इसके डायमेंशंस आपको बताने हैं. तो देखिए इस न्यूमेरिकल को पहले आप क्लियर कीजिए. ओके, इसमें मैंने आपको टाइम दिया 35 सेकंड्स. ओके, 35 सेकंड्स, 5 सेकंड्स एक्स्ट्रा मैंने आपको दिए हैं. वैसे बहुत इजी न्यूमेरिकल है. जिसको एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के डायमेंशंस पता है तो ये वो न्यूमेरिकल आसानी से कर सकता है. तो डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में म्यू नॉट का अंडर रूट. तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? तो ये क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि फ्री स्पेस की, मुक्त आकाश की, फ्री स्पेस की, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी.
परमिटिविटी को हिंदी में कहते हैं विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू नॉट जो होती है ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है और वी कैन से दैट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो दोनों ही फ्री स्पेस या वैक्यूम की क्या होती है परमिएबिलिटी, और ये परमिटिविटी होती है और ये परमिएबिलिटी होती है। ये हिंदी में कहते हैं विद्युतशीलता, इसे कहते हैं पारगम्यता। तो इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ये है निर्वात की पारगम्यता। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का जो रिलेशन होता है आपने पढ़ा होगा कि ये लाइट की स्पीड के बराबर होता है। This is the relation of mu naught epsilon naught and speed of the light or speed of the electromagnetic wave। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है वो 1/√μ0/ε0 के इक्वल होती है। तो जो हम ये भी कह सकते हैं हम लाइट की जो स्पीड होती है वो 1/√μ0ε0 होती है। ओके, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, और एक डायरेक्शन में वेव जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है उसमें वो ऑक्सिलेट्स करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं c = 1/√μ0ε0, ये रिलेशन होता है। c क्या है? प्रकाश का वेग, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट, ओके, और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर आपसे पूछा है डायमेंशंस बताने हैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट के और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो हमें देखना है। तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस लिख दीजिए। देखो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसके डायमेंशंस होते हैं m-1 l-3 t4a² और म्यू नॉट के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2 a-2। तो मैंने दोनों के डायमेंशंस लिख दिए हैं। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन है m-1 l-3 t4a², म्यू नॉट के डायमेंशंस हैं m1 l1 t-2 a-2। ओके, वैल्यू को पुट अप कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। तो हमारे पास जो रिलेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टू द पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट में है। तो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस रख दीजिए m-1 l-3 t4a² डिवाइडेड बाय m1 l1 t-2 a-2, और उसकी भी पावर क्या है? हाफ है। तो अब देखिए सबसे पहले अंदर वाला को सॉल्व कर लीजिए। ये ऊपर जाएगा -2, ये ऊपर जाएगा -4, ये ऊपर जाएगा +2 और +6 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ऊपर जाएगा m-2, ये ऊपर जाएगा l-4, 1 ऊपर जाएगा -3 -1 -4, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो t की पावर 6 हो जाएगी। ओके, और 2 + 2 4 हो जाएगा। ये -2 जो ऊपर जाएगा तो 2 के साथ जुड़ जाएगा a की पावर 4, और उसकी भी पावर क्या है? हाफ है। तो सभी की जो पावर हाफ, तो क्योंकि होल पावर हाफ है ना, अंडर रूट में है तो होल पावर हाफ है, तो सभी की पावर हाफ कर दीजिए। -2 का हाफ कितना होगा? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, -2 का हाफ -1, 4 का हाफ -2, 6 का हाफ 3 और 4 का हाफ 2। तो आंसर आ गया m-1 l-2 t3 t² m-1 l-2 t3 t3 and 2 3 जा 6 yes m। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, म्यू नॉट की वैल्यू रख दी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? m-1 l-3 t4a², और नीचे म्यू नॉट था m1 l1 t-2 a-2। दोनों की वैल्यू को सॉल्व किया, ये देख सकते हैं -1 -2 हो गया, -3 -1 -4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। क्योंकि देखो नीचे नेगेटिव है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे। तो अब सबकी पावर हाफ कर दो, क्योंकि अंडर रूट है, तो -2 का हाफ -1, 4 का -2, 6 का 3 और 4 का 2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में है।
if the units of length, mass and force are taken as fundamental units, so the dimensions of time will be। ये कह रहा है कि अगर हिंदी में मैं डिक्टेट कर देता हूँ आपके लिए, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं, अगर यदि लंबाई, द्रव्यमान और बल को अगर हम फंडामेंटल्स यूनिट्स लें, ठीक है, अगर हम उनको मूल विमाएं की तरह लें, मूल उनको यूनिट्स मान लें, मात्रक मान लें, तो आपको टाइम के यानी कि समय के डायमेंशंस बताने, उनकी विमाएं बतानी है। तो हमने मूलभूत विमाएं जो हैं, अगर हम मूलभूत राशियां लेंथ और मास और फोर्स को ले, लेंथ को हिंदी में लंबाई कहते हैं, मास को द्रव्यमान, फोर्स को बल, तो अगर हम लंबाई, द्रव्यमान और बल को मूलभूत राशियां लें, तो समय की विमाएं आपको लंबाई, द्रव्यमान और बल के रूप में बतानी है, बल इनकी विमाओं में बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मास, लेंथ एंड टाइम ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को mLT की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ml के साथ f फॉर्म लानी है, ठीक है। तो आपको टाइम को किसकी फॉर्म में लिखना है, आपको टाइम को ml और f की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर n की पावर x, l की पावर y और f की पावर z कुछ भी आ सकता है, कुछ भी डायमेंशंस आ सकते हैं। तो टाइम के जो डायमेंशंस होंगे वो m, l और f क्या है यहाँ पर, फोर्स, उसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हमने लेंथ, मास और फोर्स को क्या लिया है, फंडामेंटल यूनिट लिया है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, तो चलो आपको भी टाइम दे देते हैं, चलो इस न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि ज़्यादा इतना लेंथी न्यूमेरिकल नहीं है, आपको 5 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, आपको 15 सेकंड्स का टाइम दिया, 15 सेकंड्स ओनली। देखो 15 सेकंड में होगा ये न्यूमेरिकल, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। और कोई बड़े पैटर्न से करना चाहे तो उसके लिए 30 सेकंड्स, 35 सेकंड्स हाईएस्ट, ओके, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते इसमें। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आपको क्या करना है, टाइम को m, l और f की फॉर्म में लिखना है, यानी मास, लेंथ और फोर्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम फोर्स के डायमेंशंस लिख देते हैं। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l1 t-2। हमें t चाहिए, टाइम चाहिए, t-2 क्या होता है, f अपॉन में m1 l1। तो यहाँ t स्क्वायर कर दो, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव बना दो, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा m1 l1 अपॉन में f। फोर्स को ऊपर भेज दीजिए, t स्क्वायर इक्वल्स टू m1 l1 f। तो फोर्स ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अच्छा, फोर्स की यूनिट्स क्यों नहीं रखी, क्योंकि फोर्स यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट क्या ली गई है, मास, लेंथ और फोर्स। तो टाइम देखो, टाइम किसकी फॉर्म में आ गया, मास, लेंथ और फोर्स की फॉर्म में। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m की पावर हाफ, n की पावर हाफ और f की पावर -12। क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ले लिया ना, तरफ स्क्वायर रूट लेने से पावर हाफ ऑफ होगी वहां पर, 1 का हाफ हाफ, 1 का हाफ हाफ, -1 का हाफ -हाफ। तो t इज इक्वल्स टू m हाफ l हाफ f -हाफ। और m हाफ l हाफ कौन सा ऑप्शन है, m हाफ l हाफ, देखो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं कि m हाफ l हाफ f -हाफ। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आई थिंक यहाँ नेगेटिव आएगा, ओके, क्योंकि आंसर में नेगेटिव ही आ रहा है, m हाफ l हाफ t -हाफ, ओके, दस यहाँ पर नेगेटिव है, m हाफ l हाफ f -हाफ। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये न्यूमेरिकल था, ओके स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल, फिफ्थ न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में है। द फोर्स F on a sphere of radius a is moving in a medium with velocity v is given by F is equals to 6 pi eta av, the dimensions of eta। तो eta के डायमेंशंस आपको यहाँ बताने हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो फोर्स दे रखा है 6 pi eta rv, ओके, दिस इज द फोर्स 6 pi eta av। ये क्या होता है, आपका विस्कस फोर्स होता है। क्या होता है, विस्कस फोर्स, इसे हिंदी में कहते हैं श्यान बल। क्या होता है ये, श्यान बल, विस्कस फोर्स, श्यान बल। स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ में आपका जो आता है उसमें जो विस्कस फोर्स होता है वो 6 पाई ईटा rv होता है, जिसमें हमने विस्कोसिटी में पढ़ा था स्टोक्स लॉ, जिसमें ये बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होता था। ये कौन सा फोर्स होता था, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होता था। फ्लूइड जो है
एक स्फीयर होता था, m मास का स्फीयर अगर इमर्ज होता है किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में, तो उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है। उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स, जिसकी वैल्यू स्टोक के अकॉर्डिंग, स्टोक ने उसकी वैल्यू दी थी 6 पाई ईटा rv, जहां पर जो स्फीयर था उसकी रेडियस r थी। तो यहाँ पर स्फीयर की रेडियस a है, तो यहाँ पर 6 पाई ईटा rv की जगह 6 पाई ईटा av यूज करेंगे। ओके, आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक स्टोक्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि एक स्फीयर था a या r रेडियस का, किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में इमर्स्ड होता है, तो उसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट टू इट्स वेट, जिस डायरेक्शन पे वो जाता है, जिस डायरेक्शन में उसका वेट एक्ट करता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, जिसका नाम होता है विस्कस फोर्स, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा rv या 6 पाई ईटा av। यहाँ रेडियस a है तो r की जगह हम a यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ईटा के डायमेंशंस बताने, तो बहुत ही इजी चीज है। ईटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई av। देखो 6 पाई लिखना जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ डायमेंशन से मतलब है ना, मैं लिख देता हूँ चलो आपके लिए 6 पाई ab, यही होगा। ईटा के डायमेंशंस चाहिए। ईटा मतलब कि ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ये शांता गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा। इसके डायमेंशंस आपको निकालने हैं, तो फोर्स में 6 पाई ab का डिवाइड कर दो। 6 पाई डायमेंशन लेस होता है, a यानी कि L1, ये रेडियस है ना, तो L1 डायमेंशन। दिस इज द वेलोसिटी, ये क्या होती थी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये वेलोसिटी है, यहाँ पर ध्यान रखना। ओके, जिसको हम v टर्मिनल वेलोसिटी कहते थे, ठीक है, क्रांतिक वेग, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पर ध्यान रखना ईटा इज इक्वल्स टू f अपॉन 6 पाई ab होता है। अब सारे के सारे डायमेंशंस यहाँ रख लीजिए, वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखने पर फोर्स की रखोगे तो m1 L1 t - 2, 6 पाई होता नहीं, एरिया रेडियस की L1, वेलोसिटी की L1 t - 1। अब इसको बस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। ये वैल्यू आई है हमारे पास, तो ईटा इज इक्वल्स टू m1 L1 t - 2 अपॉन में ये क्या बन जाएगा, नीचे L² और t - 1 तो है, L² ऊपर जाएगा, देखो 1 में से -2 कर, 2 माइनस करो -1, तो देखो m1 तो आ गया, L - 1 आ गया, -2 और ये नीचे +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 भी -1 ही रहेगा, ये -1 रहेगा। m1 L - 1 t - 1, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, m1 L - 1 t - 1। ओके, इजी न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सेशन को एंड करेंगे। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था आज का। होप कि 5 न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हमें 30 न्यूमेरिकल्स एक चैप्टर के करने, तो आज तो हमने 5 किए हैं, अगले सेशन में हम 15 न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो कुल मिला के हो जाएंगे दोनों सेशन को मिला के 20 न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कम है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी तो हम एक इजी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, और अभी इजी न्यूमेरिकल्स किए थे फर्स्ट सेशन में। सेकेंड सेशन में आपको मैं लेवल के अच्छे न्यूमेरिकल्स दूंगा। ओके, तो वीडियो सेशंस को आप देखते रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।